तो चलिए आज भारत के कुछ प्रमुख पदों पर जुलाई 2025 की स्थिति के हिसाब से कौन है, इस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज भी है, तो देखते हैं कि इसमें क्या खास जानकारियां हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कौन किन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। शुरुआत करते हैं देश के सर्वोच्च पद से, राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति, और ये तो हम सब जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। बिल्कुल, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, सही कहा। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, वो है जगदीप धनखड़ जी। हाँ, वो पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जी, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं वो। अच्छा, अब आते हैं न्यायपालिका की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सीजेआई। हाँ, वो है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, 52वें सीजेआई। और इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध हैं और दूसरे दलित व्यक्ति। हाँ, ये वाकई में मतलब न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व के लिहाज से काफी अहम है। जस्टिस गवई मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बने थे और फिर मई 2025 में सीजीआई का पद संभाला। अच्छा, और कार्यकाल? उनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, तो एक तरह से उनके करियर का एक स्थिर ग्राफ दिखता है इसमें। इसी कड़ी में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, वो हैं आर वेंकटरमणी। हाँ, अटॉर्नी जनरल जो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। बिल्कुल, संविधान का अनुच्छेद 76 इनके बारे में है और इनकी नियुक्ति और कार्यकाल ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई और अटॉर्नी जनरल हुए। अब जरा सरकार में आते हैं, कुछ प्रमुख मंत्रालयों पर बात करते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी। हाँ, और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, और उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। जी बिल्कुल। और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कई मंत्री जैसे अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, डॉक्टर जयशंकर, ये 2019 से ही अपने प्रमुख मंत्रालयों को संभाल रहे हैं। अच्छा, तो एक तरह की निरंतरता दिखती है सरकार में। हाँ बिल्कुल, नीतिगत निरंतरता का संकेत मिलता है। और डॉक्टर जयशंकर का मामला तो और भी खास है, मतलब एक लंबे करियर वाले डिप्लोमैट से विदेश मंत्री बनना। सही कहा। अब थोड़ा आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्र के महत्वपूर्ण पदों को देखते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। हाँ, संजय मल्होत्रा, इनकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। आईआईटी कानपुर, फिर प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पढ़ाई, और उसके बाद प्रशासनिक सेवा आईएएस, पहले राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। तो एक पूर्व आईएएस अफसर का आरबीआई गवर्नर बनना, क्या ये अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में कोई मतलब अलग नजरिया लाता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, प्रशासनिक सेवा का अनुभव, खासकर राजस्व और वित्तीय मामलों का, वो निश्चित रूप से मौद्रिक नीति और बैंकिंग रेगुलेशन को समझने में मदद तो करता ही होगा। ये शायद दिखाता है कि इस पद के लिए एक व्यापक प्रशासनिक समझ को भी महत्व दिया जा रहा है। अच्छा, और सुरक्षा के मोर्चे पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, अजित डोभाल जी वो बने हुए हैं। उन्हें हाल ही में तीसरा कार्यकाल मिला है। तीसरा कार्यकाल, 2014 से हैं वो इस पद पर। हाँ, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये पद पर व्यक्ति के अनुभव और शायद सरकार के उन पर भरोसे को दिखाता है। बिल्कुल। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी, वो है के संजय मूर्ति, नवंबर 2024 से इस पद पर है। और इनका काम अनुच्छेद 148 के तहत सरकारी खर्चों का ऑडिट करना है। हाँ, मतलब ये देखना कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी पद है। सही कहा। और आखिर में दो नाम और, एक तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। हाँ, वो लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि 20 साल में वो पहले ऐसे स्पीकर हैं जो लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। जी, और दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी, हाँ, ज्ञानेश कुमार, फरवरी 2025 में नियुक्त हुए। और इनके बारे में खास बात यह है कि जो नई चयन प्रक्रिया बनी है ना 2023 के अधिनियम से, उसके तहत नियुक्त होने वाले ये पहले सीईसी हैं। अच्छा, तो ये थी जुलाई 2025 तक की स्थिति भारत के कुछ प्रमुख पदों पर। हमने देखा कि कौन किस भूमिका में है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। हाँ, और इस पूरी लिस्ट को अगर देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है कि इन ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं
उनकी पृष्ठभूमि में काफी विविधता है। विविधता तो है। हाँ, कोई प्रशासनिक सेवा से है, कोई न्यायपालिका से, किसी का लंबा राजनीतिक अनुभव है, कोई तकनीकी या एकेडमिक पृष्ठभूमि से है। सही। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो अलग अलग तरह के अनुभव हैं, ये सब मिलकर देश के शासन को, नीतियां बनाने की प्रक्रिया को कैसे आकार देते होंगे? बिल्कुल। क्या ये विविधता मतलब नीति निर्माण में एक ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण लाती हैं, या कभी-कभी शायद समन्वय में चुनौतियां भी पैदा करती होगी? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।